वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 मुगल साम्राज्य स्वर्ण युग और अस्त भाग 2 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाग 1 के अंतर्गत हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी कि मुगल साम्राज्य के कौन कौन से शासक थे और फिर उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी और उनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे जहांगीर हुए, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, इन सब के बारे में, फिर सामाजिक जीवन, फिर आर्थिक स्थिति, फिर उसके बाद मुगल काल का कला साहित्य, इसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। अभी आज भाग 2 के अंतर्गत देखते हैं हम कि मुगल शासन का अंत किस प्रकार हुआ। देखिए, 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करके मुगल सेना थक गई थी। देखिए कि जो मुगल सेना है वो दक्षिण की साइड में यानी दक्षिण दिशा में लड़ाई करके लगभग 25 साल तक उन्होंने कंटिन्यू यानी कि नियमित रूप से लड़ाई शुरू ही रखी और फिर वो लड़ाई करके आखिरकार थक गई। आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की ओर वापस जाना पड़ा। जो दक्षिण के ओर औरंगजेब प्रदेश जीतने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे और दक्षिण की तरफ उन्होंने लगभग 25 साल तक अपनी जो लड़ाई थी तो वो लड़ाई जारी रखी, लेकिन इस लड़ाई में वो थक गए थे और अंत में उन्होंने उत्तर की ओर वापस जाना सही समझा। वह अब वृद्ध भी हो गया था, यानी कि औरंगजेब का जो उम्र है वो उम्र बढ़ रही थी, यानी कि उनको वृद्धावस्था आ गई थी। उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासक आहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर बढ़ने लगा। जब उनकी मृत्यु हुई किसकी, औरंगजेब की, तो उसके बाद जो मुगल शासन था वो धीरे धीरे मुगल शासन का पतन और बढ़ने लगा, यानी पतन होने लगा, ह्रास होने लगा। गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। आपको पता है कि कैसे है कि कोई भी अगर शासन करता हो और उसके चले जाने के बाद फिर हर एक को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा शासन है मेरे हाथ में आना चाहिए। तो यही एक मानसिकता उन लोगों के बीच में झगड़े का कारण बन गई थी और वो गद्दी के लिए झगड़े करने उनमें शुरू हो गया था। सभी को साथ रख सके ऐसा कोई समर्थन शासक न मिला, यानी कि सभी को एक साथ मिलकर रख सके और एक साथ यानी कि एकता को निर्माण कर कर रख सके, एकता बनाए रख सके, ऐसा कोई भी समर्थक शासन उनको नहीं मिला मुगल शासक में। अंशु औरंगजेब की संकुचित नीति मुगल शासन के अंत के लिए जिम्मेदार बनी। जो औरंगजेब की संकुचित नीति थी, उसकी नीति जो थी वो नीति संकुचित स्वरूप की थी, इसके कारण ही मुगल शासन के अंत के लिए वो जिम्मेदार रही। ईस्वी सन 1526 में अस्तित्व में आई मुगल सत्ता ईस्वी सन 1707 में पतन की तरफ बढ़ने लगी। देखिए, 1526 में अस्तित्व में आई, यानी कि 1526 में लगभग उनका अस्तित्व स्थापन हो गया था और फिर ये मुगल सत्ता जो है वो ईस्वी सन 1707 में पतन की तरफ बढ़ने लगी। अभी इसका कहीं ना कहीं ह्रास होना शुरू हो गया था। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में भारत में फैला और उसी के ही शासनकाल में पतन की तरफ बढ़ने लगा। देखिए कि जो मुगल साम्राज्य है वो बाबर द्वारा स्थापित किया गया था और बाबर द्वारा जो ये स्थापित किया हुआ मुगल साम्राज्य है वो औरंगजेब के शासनकाल में, अर्थात औरंगजेब शासन करता था मुगल साम्राज्य का, उसके काल में भारत में फैला और उसी के ही शासनकाल में वो कहीं ना कहीं पतन की तरफ बढ़ने लगा। पास में दिए गए चित्र के आधार पर मुगल शासन के विषय में चर्चा कीजिए। देखिए, पढ़िए और चर्चा कीजिए। अकबर के समय में मुगल सल्तनत का सीमा विस्तार मानचित्र की सहायता से जानिए। यानी कि जो अकबर का विस्तार है, अकबर के समय में मुगल सल्तनत का जो सीमा विस्तार है, यानी कि किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्यों को बढ़ावा दिया, किस प्रकार से वो प्रदेश जीतते गए, तो इसका मानचित्र देखकर इसके सहायता से जान सकते हैं। दूसरा है औरंगजेब के समय में मुगल सल्तनत का सीमा विस्तार मानचित्र की सहायता से जानिए। और फिर पहले अकबर का, फिर बाद में औरंगजेब ने उसके समय में मुगल सल्तनत की सीमा का विस्तार किस प्रकार किया है, वो कहाँ तक बढ़ते हुए गया, उसने कितने प्रदेशों को जीत लिया, कितने प्रदेश उसने हासिल किए और अपने मुगल साम्राज्य में शामिल किए, इसका जो एक मानचित्र है उस मानचित्र की सहायता से भी हम ये जान सकते हैं।
फिर तीसरा पॉइंट है, मुगल शासकों में सबसे अधिक सीमा विस्तार किसके समय में हुआ। ये भी हम तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं, से देख सकते हैं कि मुगल शासकों में सबसे अधिक सीमा विस्तार यानी कि सबसे अधिक प्रदेश किसने जीता या कौन सफल रहा। फिर मुगल शासक का पतन किस शासक के समय में हुआ, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। फिर देखिए 6.7 में मुगल शासन का विकास क्रम दिया गया है। तो इस प्रकार से पास में दिए गए चित्र को देखकर शाहजहां की अंतिम अवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये चित्र किसका है, तो शाहजहां का है, और उनकी अंतिम अवस्था जो थी उस अंतिम अवस्था का वर्णन करना है कि किस प्रकार उनकी अवस्था दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर स्वाध्याय दिया है। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि जो शाहजहां है वो एकदम जीर्ण अवस्था में पलंग पर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, और उनके पास देखरेख के लिए भी कोई नहीं है, और ये उनके अंतिम समय यानी कि उनका जो अंतिम आखिरी समय है मृत्यु की, वो एकदम नज़दीक आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में है। और देखने से ऐसा पता चलता है कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, उनमें किसी भी तरह की ताकत नहीं है कि वो उठकर भी खड़े हो जाएं। तो ये सब हम देखकर, इस चित्र को देखकर उनकी अंतिम अवस्था जो है इसका वर्णन कर सकते हैं। अभी देखिए कि स्वाध्याय किस प्रकार से है। तो सभी के लिए न्याय के लिए मुगल समय की व्यवस्था कैसी थी। सभी के लिए न्याय के लिए मुगल समय की व्यवस्था कैसी थी। तो इसके बारे में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने जो चित्र देखा है कि एक महिला झरोके से लटकी हुई जंजीर क्यों खींच रही है। तो जो जहांगीर की न्याय व्यवस्था थी वो 60 घंटे यानी कि 60 घंटे उसने लगा के रखे थे अपने महल के आजू बाजू में। 60 घंटियाँ, किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो जंजीर खींच के घंटी बजा देता था, और इसके चलते जहांगीर स्वयं उसका न्याय करने के लिए तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते थे। इसी के चलते ये जो एक महिला है ये न्याय की पुकार करने के लिए ही वो जंजीर खींच रही है ताकि वो घंटी बजा सके, और उसके साथ किसी भी प्रकार का यदि अन्याय हुआ हो तो वो न्याय प्राप्त कर सके। इस तरीके से उनकी न्याय व्यवस्था की जो ये घंटियाँ हैं ये आज भी बहुत लोगों की चर्चा का विषय है।